नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेज में। आज हम बात करेंगे 12th लेवल सीईटी सिलेबस के बारे में, जो एक पार्ट है जनरल साइंस का, जीएस। यहाँ से आपसे सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो 12th लेवल सीईटी का सिलेबस है वही समथिंग आपके एलडीसी एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग 90% सिलेबस समान है। तो जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सिलेबस को देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं 12th लेवल सीईटी का सिलेबस, जिसका पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि बर्फ से पानी बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, सेब का काटने पर कुछ समय बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपसे इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे आपसे एक अभिक्रिया देख के क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सी पदार्थ का अपचयन हो रहा है, कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ऐसे कौन से उत्प्रेरक हैं, उनके एग्जाम्पल्स, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है धातु, अधातु और उनके प्रमुख यौगिक। धातु क्या होते हैं? जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, सुचालक है? कौन सा अधातु चमकीला है या नरम होता है या ठोस होता है? उनके प्रमुख यौगिक मिश्र धातुएं कौन सी होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है वह सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कि आप नमक का यूज करते हैं, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसको आप सामान्यतः पीओपी कहते हैं। और भी बहुत से महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सूत्र के रूप में पूछा जाता है कि जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। जो पीओपी होता है CaSO4 ऑफ H2O, ये जो फॉर्मूला है ये पीओपी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कि आप कोई वस्तु जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन पाया जाता है। कौन कौन से कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? अगला जो टॉपिक है वो कार्बन के अपरूप। कक्षा 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा। कक्षा 8, 9 में आपने पढ़ा होगा कार्बन के अपरूप, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये जो सब हैं कार्बन के अपरूप है। एक आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC कहते हैं। इसके प्रयोग जैसे कि आप एसी, आपका जो फ्रिज है उसमें गैस के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग में भी CFC का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक आता है CNG। जो CNG होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसमें जो मुख्य स्रोत होता है गैस का वो होता है मेथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। इसको आप प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक गैस। जैसे कि गोबर के अंदर भी मेथेन मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे गोबर गैस बनाई जाती है तो उसमें भी क्या होता है, जो मेथेन होता है वो मुख्य घटक होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर। जैसे कि प्लास्टिक है, आपने सुना होगा पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टिक जो तवे होते हैं, नॉन स्टिक जिस पे खाना चिपकता नहीं है, उस पे टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन की। यह भी एक प्रकार का बहुलक होता है। अगला टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, कठोर पानी के अंदर साबुन झाग क्यों नहीं देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, सघन और विरल माध्यम क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उनको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। वर्ण विक्षेपण में मध्य में कौन सा कलर होता है, अंतिम में कौन सा होता है, शुरू में कौन सा होता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः लेंस होते हैं 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इनके बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दृष्टि दोष और उनका निवारण। दृष्टि दोष होते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उनके निवारण में क्या उपयोग किया जाता है, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे फैक्ट है कि दूर दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष होते हैं मतलब देखने में जो विषमताएं होती हैं, पास की या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, उनके लिए कौन से लेंस उपयोग में लिए जाते हैं। यदि दूर दृष्टि दोष है उसके लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस। अगला जो टॉपिक है वह अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो भारतीय स्पेस सेंटर है उसका अनुसंधान, उसका स्थापना, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन कौन से उपग्रह इनके द्वारा छोड़े गए, किन किन विषयों पर काम किया जाता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम था वो उपग्रह, पहला उपग्रह आर्यभट्ट। अलग अलग प्रकार के उपग्रह होते हैं, जैसे एजुसेट वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में उपग्रह छोड़े जाते हैं। जैसे सैटेलाइट होते हैं जो मौसमी संबंधित जानकारी देते हैं, इनके संबंध में भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, IT, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना के माध्यम कौन कौन से हैं, सूचना में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, आजकल इंस्टाग्राम जो बहुत अच्छा चल रहा है वो भी एक सूचना का माध्यम बन चुका है। अगला टॉपिक है आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली। शब्दावली का मतलब है जैसे जीन्स क्या होते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, एकल संकरण, द्विव संकरण, संकर प्रजाति क्या होती है, ये इसकी मोस्ट शब्दावली है। अगला टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, जो आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। 3 नियम हैं। अगला टॉपिक है गुणसूत्रों की संरचना। अलग अलग प्रकार के जीवों में गुणसूत्रों की संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रकार के कायिक गुणसूत्र होते हैं, और जो एक जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है।
यदि पुरुष है तो उसमें पाया जाता है XY, और महिला है तो उसके अंदर मिलता है XX। ये लिंग गुणसूत्र का प्रारूप है। अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, जो होता है DNA और RNA। जो उच्च जीव होते हैं उनमें DNA एक न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, RNA भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जो RNA है इसका एक काम प्रोटीन संश्लेषण का काम भी होता है। प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? RNA करता है। अगला जो पार्ट है इसका वो पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जीवों का पर्यावरण के साथ में महत्वपूर्ण संबंध, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। तो जीवों से पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध कैसे है, उस तरह से इकोसिस्टम की रचना की जाती है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक। जैविक घटक जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सब जैविक घटक के रूप में आते हैं। घटक होते हैं दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। तो यहाँ पे आपसे जो सिलेबस में टॉपिक है वो जैविक घटक के बारे में पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? जैसे कि ये घास है, घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया शेर ने। तो जो घास है ये एक उत्पादक है, उत्पादन करने वाली। घास में होगी ऊर्जा। अब घास खाती है बकरी तो बकरी को मिलती है ऊर्जा। अब बकरी को खाएगा शेर तो इसको भी क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो एक प्रकार से ये ऊर्जा का प्रवाह चलता है, लेकिन एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा मिलती है वह मात्र 10% ऊर्जा ही इनको प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो होता है मात्र 10%। अगला जो टॉपिक है आपका जैव भू रासायनिक चक्र। ये सल्फर चक्र है, फास्फोरस चक्र है, गैसीय चक्र भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे गैसीय चक्र नहीं है, यहाँ पे केवल भू रासायनिक चक्र है। जैसे सल्फर चक्र है, फास्फोरस चक्र है, इसके बारे में आपसे पढ़ा जाएगा। अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य जानकारी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे विभिन्न जीवों के द्वारा दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। जैव पेटेंट क्या होता है? एकाधिकार। जैव पेटेंट का मतलब ही क्या होता है? एकाधिकार। किसी भी वस्तु पर किसी भी देश, समुदाय या विशेष व्यक्ति का एकाधिकार। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि साबुन है, डव साबुन। अब इस कंपनी के नाम से दूसरा साबुन कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो पेटेंट है इस पर डव कंपनी का एकाधिकार है। तो पिछली बार LDC में क्वेश्चन पूछा गया था जैव पेटेंट से। अगला टॉपिक है पादप किस्मों का परिवर्धन। जो पादप होती हैं किस्में, उनका परिवर्धन करके उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उत्पादकता बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है ट्रांसजेनिक जीव जंतु। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत ट्रांसजेनिक जीव जंतु का निर्माण किया जाता है। जैसे आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा डोली भेड़। ये एक ट्रांसजेनिक जंतु है। जैसे रोजी गाय, ये भी एक ट्रांसजेनिक जंतु है। ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं प्रत्यारोपित की जाती हैं, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। अगला टॉपिक है रक्त समूह। जो रक्त समूह होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, आप अच्छे से जानते होंगे, ए बी और ओ। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, और जो ए बी होता है वो सर्व
ग्राही होता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन आजकल चल रहा है एग्जाम में कि ए के अंदर कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है RH कारक। RH कारक की खोज कॉल लैंडस्टीनर ने की थी। कॉल लैंडस्टीनर मकाका रिसस नामक बंदर में, मकाका रिसस वानर में, वानर या बंदर एक ही बात है, इसके अंदर RH फैक्टर की खोज की गई थी। जो RH फैक्टर होते हैं वो होते हैं RH पॉजिटिव और होते हैं RH नेगेटिव। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य। रोगाणु से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक है कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो संतुलित भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, इनकी कमी से कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो जाता है। क्या बीमारियां होती है और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कुपोषण हैं उनसे संबंधित जो पदार्थ हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं। अगला टॉपिक है आपका मानव रोग, कारण और निवारण। जैसे मानव में रोग उत्पन्न होते हैं जीवाणुओं द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, शैवाल द्वारा। इनसे संबंधित रोग, उनके कारण क्या हैं और उनका निवारण क्या है। जैसे कि जीवाणु द्वारा फैलती है टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसको, हैजा है, जैसे मलेरिया, ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इनके कारण क्या हैं, इनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से टीके, दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 12th लेवल का CET का सिलेबस था जनरल साइंस का। आगामी कक्षाओं में इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। एक बार आप सिलेबस देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आगामी कक्षाओं में इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।